everyone. In this video lecture I am going to talk about the DNA fingerprinting. तो चलिए स्टार्ट करते हैं DNA fingerprinting को. तो the technique of DNA fingerprinting was initially developed by Alice Jeffrey. तो इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया? एलिस जेफरी ने डेवलप किया और इन्होंने ये बताया कि जैसे दो ह्यूमन बीइंग का जो जो फिंगरप्रिंट्स हैं एक दूसरे से नहीं मैच करते हैं, वैसे DNA भी एक दूसरे से मैच नहीं करता है. और इसी के बेस पर इन्होंने इसको नाम क्या दिया? DNA फिंगरप्रिंटिंग इसको नाम दिया. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. एक्सेप्शंस जैसे कि अगर एक ही फैमिली के मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले पीपल्स हैं तो उनका अगर हम DNA जैसे उनको अगर हम मैच करेंगे तो DNA क्या है वो मैच हो जाएगा. तो वहाँ पर ये कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं. अदरवाइज़ अगर आप कहीं और किसी दो अलग अलग इंडिविजुअल का अगर आप DNA मैच करेंगे तो वो एक दूसरे से नहीं मिलेगा. इसीलिए इसको नाम क्या दिया? DNA फिंगरप्रिंटिंग इसको नाम दिया गया. अब नेक्स्ट है इसमें जो 99.9% जीनोम जो होता है ह्यूमन बीइंग के बीच में वो सबका या बेस सीक्वेंसिंग जो होती है वो सबकी सेम होती है. लेकिन अलग कितना होता है? 0.1% डिफरेंट होता है सभी ह्यूमन बीइंग के बीच में. 0.1% सबके अंदर डिफरेंट होता है. और ये डिफरेंट जो मतलब DNA है इसी के बेस पर हम DNA को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा कि जैसे कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, कोई क्राइम साइट है और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर जितने भी जो भी मटेरियल है उसको हमने वहाँ से कलेक्ट कर लिया. जैसे हेयर फॉलिकल मिला या फिर हमें ब्लड मिला, ब्लड का सैंपल है या सलाइवा है, उस सभी को हमने वहाँ से कलेक्ट कर लिया. अब कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? वो जो जितनी भी हमें जैसे मान लो कोई हेयर फॉलिकल है उसी हेयर फॉलिकल से हम क्या करेंगे? उसको आइसोलेट करेंगे क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो क्राइम किसने किया है. क्योंकि आपको पता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ एक तो फॉरेंसिक साइंस में होता है या फिर जो डिस्प्यूट हो जाते हैं लोगों के बीच में कि किसी मतलब कोई एक ही बच्चा है और उसके दो दावेदार आ जाएं कि ये बच्चा मेरा है. तो इस तरीके से ऐसे डिस्प्यूट शॉर्ट आउट कराने में इसका यूज़ किया जाता है. दूसरा अगर कहीं क्राइम हुआ है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है. तो हम समझाना चाह रहे हैं आपको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. तो इसीलिए हम इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं. तो हमने क्या किया कि हमने उस हेयर फॉलिकल को वहाँ से ले लिया, उठा लिया. और उठाने के बाद हमने क्या किया कि उसमें से जो सेल है उसको आइसोलेट कर लिया. यानी कि उस पर्टिकुलर हेयर से हमने उसकी सेल को निकाल लिया. सेल को आइसोलेट कराने के बाद क्या करेंगे? उस सेल के अंदर हमें मालूम है क्या होगा? DNA होगा, यानी कि जीनोम होगा. और उस जीनोम को हम किसके थ्रू निकालेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू. ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे जिससे क्या होगा? जो जीनोम है वो आइसोलेट हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, है ना. सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता है घुमाएंगे. उसमें एक मशीन होती है जिसमें डालकर हम उसको घुमाते हैं और घुमाने से क्या होता है कि जो DNA है वो आइसोलेट हो जाता है. उस सेल से DNA बाहर आ जाएगा और उसमें साथ ही साथ हमें क्या मिलेंगी? उस DNA के अंदर या उस जीनोम के अंदर बल्क मिलेंगी. बड़ी बल्क मिलेंगी और छोटी बल्क मिलेंगी. जो बड़ी बल्क होती हैं वो 99.9% एक जैसी होती हैं और वो किसी न किसी प्रोटीन को कोड कर रही होती हैं और वो जो प्रोटीन है किसी न किसी कैरेक्टर को दिखा रही होती हैं. ठीक है. अब ये जो छोटे जो पीक मिल रही हैं हमें, स्मॉल पीक जो मिल रही हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? ये रिपीटेटिव यूनिट्स होती हैं. इनमें क्या है? कोई भी एक स्पेशल यूनिट जो है वो आफ्टर अ फिक्स इंटरवल वो रिपीट हो रही होती हैं. इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव सीक्वेंस भी इनको कहते हैं. और प्रोब्स भी कहते हैं. प्रोब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो DNA के सेगमेंट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं, इसीलिए इनको प्रोब्स कहते हैं. और स्मॉल पीक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बड़े को देखा जाए उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी छोटी सी इसकी पीक बनती हैं इसलिए. और साथ ही साथ इसके अंदर ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रही होती हैं. और जब ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रही होंगी तो किसी भी कैरेक्टर को ये दिखा नहीं रही होंगी. ठीक है. और हमें यहाँ पर किससे मतलब है? इससे मतलब है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके अंदर ये जो स्मॉल पीक जो बनती हैं वो सबके अंदर अलग अलग टाइप की बनती हैं इसीलिए. ठीक है. तो हम यहाँ पर इन स्मॉल पीक को देखेंगे. अब ये जो स्मॉल पीक हैं उनको यानी कि जो सैटेलाइट DNA है ना, इसको हम कैटेगराइज करेंगे. अब कैटेगराइज किसके बेस पर करेंगे? यानी कि जो स्मॉल पीक जो हैं या जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो हैं इनको भी हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर देंगे. इनको कैटेगराइज कराने का क्या तरीका है? एक तो AT और GC रिच, यानी कि AT और GC रिच वाले जो जिनके ऐसे DNA के फ्रेगमेंट्स या ऐसे DNA के प्रोब्स जिनके बीच में एडेनिन और थाइमीन बॉन्ड बना रहे हैं उनको हम एक साइड कर देंगे. और जिनके बीच में ग्वानिन और साइटोसिन बॉन्ड बना रहे हैं उनको हम एक साइड कर देंगे. तो इस तरीके से हम मिनी और माइक्रो सैटेलाइट DNA में हम इन प्रोब्स को डिवाइड कर देंगे. ठीक है. पहला तो AT और GC रिच
और दूसरा कि उस पर्टिकुलर किसी उसके अंदर जो प्रोब्स मिल रहे हैं उन प्रोब्स की लंबाई कितनी है, लेंथ के बेस पर हम उनको डिवाइड कर देंगे। मान लो किसी में हमें कोई हमें 7 किसी के अंदर जो यूनिट है वो 7 टाइम लॉन्ग है, किसी में वो 11 टाइम लॉन्ग है, तो इस तरीके से हम उनको उनकी लंबाई के बेस पर हम उन सीक्वेंसेस को डिवाइड कर देंगे मिनी और माइक्रो में। तीसरा क्या रीज़न होगा उसका कि उसमें जो नंबर ऑफ़ रिपीटेटिव यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ़ रिपीटेटिव यूनिट्स मतलब जैसे कि मान लो ये ए सी जी टी, फिर उसके बाद आ जाए ए, फिर इसके बाद फिर से यही नंबर रिपीट हो जाए ए सी जी टी, फिर इसके बाद फिर से ये वाला ए इस तरीके से रिपीट हो जाए। तो यानी कि जो यूनिट्स हैं वो कितनी बार आ रही हैं, किसी अगर मान लो कोई 150 किसी के अंदर मतलब 150 वो हैं इस तरीके के सीक्वेंसेस हैं और उनमें ये कितनी बार ये यूनिट्स आ रही हैं, तो इसके बेस पर हम उनको मिनी और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में डिवाइड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहला हम एटी और जीसी रिच के बेस पर हम उनको डिवाइड करेंगे मिनी और माइक्रो में। दूसरा लंबाई कितनी है उस सीक्वेंस की, उस डीएनए के प्रोब की लंबाई कितनी है उसके बेस पर हम उसको मिनी और माइक्रो में करेंगे। और तीसरा क्या रीज़न है कि उसमें रिपीटेटिव यूनिट्स कितनी बार आ रही हैं, 2 बार आ रही हैं, 3 बार आ रही हैं, 4 बार आ रही हैं, तो इसके हिसाब से हम उसको वो जो यूनिट्स हैं वो जो प्रोब्स हैं उनको डिवाइड करेंगे मिनी और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में। ठीक है, अब ये जो मिनी सैटेलाइट डीएनए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, VNTR कहते हैं। VNTR क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, इसलिए हम इसको VNTR कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स इसका फुल फॉर्म है। अब क्या है इसमें, हमने अभी तक आपको बता दिया कि आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन हमने अभी तक हेयर से हमने उसको सेल को आइसोलेट कर लिया और उस सेल से भी हमने किसको आइसोलेट कर लिया, जीनोम को आइसोलेट कर लिया। जीनोम को आइसोलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम एंजाइम का यूज़ करेंगे। कौन सा एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा कि उस जीनोम को कट कर देगा, यानी कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स बना देगा। डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन गए। अब डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हम क्या कराएंगे, सेपरेट कराएंगे। सेपरेट कैसे कराएंगे कि हमारे पास क्या होगा, उसमें सेपरेट कराने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें करानी पड़ेगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 में, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। अभी आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ समझाऊंगी तो आज शायद ये पूरा टॉपिक रह जाएगा, तो इसलिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है उसमें क्या होता है कि एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जैसी हमारे पास एक मशीन होती है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम एगरोस जेल को स्प्रेड कर देते हैं, यानी कि पूरे उस प्लेट के ऊपर एगरोस जेल बिछा देते हैं। अब ये जो एगरोस जेल होता है ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और हमें पता है डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से क्या होगा कि जो डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं, यानी कि जो डीएनए के प्रोब्स हैं छोटे छोटे से, वो नेगेटिव हैं, तो वो किसकी तरफ मूव करेंगे, रन किसकी तरफ करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो रन करेंगे। और इस तरीके से क्या होगा कि जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना ही है। इसके बाद मैं आपको इसे एक डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी। अभी आप इसको जैसा बुक में दे रखा है उसके हिसाब से समझा रही हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। अब इसके बाद क्या होगा, इनको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें डीएनए के सेगमेंट्स क्या हुए, हमारे पास सेपरेट हो गए, सेपरेट होकर आ गए। अब हम उनको क्या कराएंगे, ट्रांसफ़र कराएंगे ऑन अ नायलॉन शीट। नायलॉन शीट पर हम उन्हें कैसे ट्रांसफ़र कराएंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या बिछाया था, क्या स्प्रेड किया था, हमने एगरोस जेल को डाला था। एगरोस जेल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। डीएनए ने क्या किया, यहाँ पर वो मूव करके यहाँ साइड में आ गया, यानी कि सेपरेट हो गया वो। अब हम क्या कराएंगे, उस नायलॉन शीट को इसके ऊपर डाल देंगे, ऐसे करके इसके ऊपर डाल देंगे। ये जो हमारे पास मशीन है ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली, इसके ऊपर हम उस नायलॉन शीट को डाल देंगे, और वो जो डीएनए के प्रोब्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे से जो सेगमेंट्स हैं, वो किस पर चिपक जाएंगे, वो चिपक जाएंगे उस नायलॉन शीट के ऊपर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि जो एगरोस जेल है ना वो कैसा है, उसके अंदर लेस ड्यूरेबल है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी उसकी ज़्यादा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मतलब उसमें। और फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से क्या होगा कि जो प्रोब्स हैं डीएनए के, जो इस प्लेट के ऊपर है, नीचे जो प्लेट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली, वो उस पर से ब्रेक होकर किस पर आ जाएंगे, उस नायलॉन शीट के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, डीएनए के फ्रैगमेंट्स क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑन अ नायलॉन शीट। अब इस पर आ गए। अब इसके बाद क्या कराएंगे, हम उनको हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे विद रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स।
अब ये जो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स हैं ये भी क्या एक तरीके के VNTR हैं, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हैं ये भी, लेकिन इनके बीच में जो सीक्वेंसिंग है, जो डीएनए के बीच में जो सीक्वेंसिंग है, आपको पता है बेस पेयरिंग होती है, सॉरी सीक्वेंसिंग नहीं, बेस पेयरिंग जो हो रही है वो नोन है, यानी कि हमें पहले से मालूम है, या फिर हमें ये भी कह सकते हैं आर्टिफिशियल प्रोब्स होते हैं। अब जो हमारे पास नायलॉन शीट के ऊपर जो प्रोब्स आए हैं वो कैसे हैं, वो उनके बारे में हमें नहीं पता है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, वो अननोन है, जबकि ये कैसे नोन है। इनके साथ हम उनको मतलब हाइब्रिडाइजेशन उसकी करा देंगे, और हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद क्या होगा कि वो जो डीएनए के प्रोब्स हैं वो इन आर्टिफिशियल डीएनए प्रोब्स के साथ क्या करेंगे, मतलब बेस पेयरिंग कर लेंगे, और बेस पेयरिंग करने के बाद क्या होगा कि हम उसकी ऑटो रेडियोग्राफी हम उसकी कराएंगे। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है, ऑटो रेडियोग्राफी एक तरह की एक्सरेज होती हैं, उस शीट के ऊपर डाली जाएंगी जिसके ऊपर ये दोनों मिले हुए हैं, यानी कि आर्टिफिशियल VNTR और ये जो ट्रांसफ़र होकर जो आए हैं वो वाले VNTR जिन्होंने इसके ऊपर बेस पेयरिंग की है, उसके ऊपर हम उसको डालेंगे, ये ऑटो रेडियोग्राफी उसके ऊपर हम करेंगे। और इस तरीके से हमें क्या, हमारे पास क्या आ जाएगी एक मतलब फाइनली हमारे पास एक इस तरह की एक शीट आ जाएगी जिसमें क्या होंगे, ऐसा हमें डीएनए का सीक्वेंस हमें इसमें मिल जाएगा, डीएनए के इस तरीके के सीक्वेंसेस मिल जाएंगे। अब हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी, एक क्राइम सीन से स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने क्या लिया था, एक हेयर पार्टिकल लिया था, सॉरी जो हेयर था उसको लिया था, उसकी सेल को हमने लिया था, और उसमें हम ये फाइंड आउट कर रहे थे कि असल में क्राइम किसने किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका डीएनए का पूरा ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे पास आ गई। अब हम जो पहले से हमारे पास एक और होगा जिसकी हमें पहले से मालूम है, और उसके साथ हम उसको मैच कराएंगे कि उसका जो डीएनए का जो फिंगरप्रिंटिंग है वो किसके साथ मैच कर रही है। अगर वो मैच हो जाती तो यानी कि उसने वो क्राइम किया है, और अगर वो मैच नहीं होती है तो यानी कि वो क्राइम उसने नहीं किया है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी को आपको समझाते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो ये क्या है, हमने क्या किया, ये ब्लड लिया, वहाँ पर हम हेयर फॉलिकल को ले रहे थे, अब यहाँ पर हम ब्लड ले रहे हैं, ब्लड है, इस ब्लड को हमने क्या कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन इसके अंदर कराई, और सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद इसमें से जो जीनोम है उसको हमने अलग कर लिया, जीनोम अलग हो गया। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने कट लगाए। कट कैसे लगाए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू हमने इसमें कट लगाए, और डीएनए क्या हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद हमने क्या कराया, उसकी सेपरेशन कराया। सेपरेशन किसके थ्रू कराया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने कराई, यानी कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इसके इस शीट के ऊपर इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो करा रहे हैं इसके ऊपर हमने क्या डाला है, एग्रोस जेल को डाला है, और एग्रोस जेल डालने के बाद इसमें क्या होती है, कुछ वेल्स होती हैं, और इनके ऊपर हमने क्या डाल दिया, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमारे पास आए हैं वो हमने इसके ऊपर डाल दिए। ठीक है, अब डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो इस पर रन करेंगे। ठीक है, रन करेंगे, और जो हैवी जो डीएनए के पार्ट्स हैं, जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं वो तो वहीं रह जाएंगे, और जो छोटे छोटे से जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं जो बहुत तेज़ी से रन करेंगे क्योंकि उनका वेट कम है, और कम होने की वजह से क्या होगा कि वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगी और डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट होने के बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक नायलॉन शीट लेंगे, और उस नायलॉन शीट को वो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, उस मशीन के ऊपर जिस पे हमने ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमने सेपरेट कराए हैं उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। और डालने के बाद क्या होगा कि जो डीएनए के प्रोब्स यहाँ नीचे की तरफ है वो किस पर आ जाएंगे, इस शीट के ऊपर आ जाएंगे, नायलॉन शीट के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि ब्लॉटिंग इस तरीके से इसकी हो जाएगी, डीएनए के फ्रेगमेंट्स की ब्लॉटिंग हो जाएगी, या जो डीएनए के जो प्रोब्स हैं वो ट्रांसफ़र होकर किस पर आ जाएंगे, इस नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर या शीट के ऊपर आ जाएंगे। अब क्या कराएंगे, ये जो डीएनए के सीक्वेंस है, अब इनको हम क्या कराएंगे, प्रो बाइंड टू द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, यानी कि जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कौन से, जो रेडियो एक्टिव डीएनए थे, जिनका पहले से जो VNTR थे, जिनका पहले से हमें सीक्वेंसिंग पता थी, जो बेस पेयरिंग वो किसके साथ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल डीएनए प्रोब्स भी बोल सकते हैं उनको, उनके साथ हम इनको क्या कराएंगे, बाइंड कराएंगे। ठीक है, उनके साथ हम इसको बाइंड करा देंगे, और जो एक्स्ट्रा और बाइंड कराने के बाद क्या होगा, बाइंड करा दिया, और बाइंड कराने के बाद क्या होगा, जैसे एक जो ट्रांसफ़र होकर आए उनके बारे में तो हमें मालूम ही नहीं था, इनके बारे में हमें पता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, इनके साथ ये बाइंड कर लेंगे, और ऐसे यहाँ पर इनके बीच में बेस पेयरिंग हो जाएगी। और ऐसे डीएनए के प्रोब्स जो बेस पेयरिंग नहीं करेंगे, किसी के भी साथ बेस पेयरिंग नहीं करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोब्स जो है उनको वॉश ऑफ कर देंगे, यानी कि उनको हम साफ़ कर देंगे, वॉश ऑफ कर देंगे, और इस तरीके से हमारे पास केवल क्या आ जाएगा, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जिन्होंने इस आर्टिफिशियल डीएनए के साथ उन्होंने बेस पेयरिंग की है, वो इस तरीके से हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, उन बाइंड करने के बाद जो प्रोब्स हैं डीएनए का उनका ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा।
उसके बाद क्या कराएंगे, हम उस पर ऑटो रेडियोग्राफी कराएंगे। ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, एक तरीके की एक्सरेज होती हैं, उनको हम इसके ऊपर डालेंगे और डालने के बाद हमें कैसी शीट मिल जाएगी, कुछ इस तरीके की जो बैंड पैटर्न है, यानी कि जो डीएनए का जो बैंड पैटर्न है हमें कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। और जिसके साथ वो बैंड पैटर्न मैच कर रहा होगा, इसका मतलब क्राइम उसने किया है, नहीं किया मतलब इसके बेस पर हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि एक बच्चा है और उसके 2 दावेदार आ गए कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, तो इस तरीके से तीनों का डीएनए निकाला जाएगा, तीनों के डीएनए को चेक किया जाएगा, जिसका डीएनए जिसके साथ मैच कर रहा होगा। ऐसे ही हमारे पास फाइनली जो पैटर्न आता है ना, वो ऐसा आता है, और सबका पैटर्न अलग अलग होता है। पैटर्न उसी के साथ मैच करेगा जो उस फैमिली का मेंबर है, तो उनका मैच कर सकता है, और जिसके साथ उसका मैच कर रहा होगा यानी कि वो बच्चा उसका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं, और ऐसे हम किसी के भी डीएनए को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।